This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोहिनी बानवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और इस सत्र की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, वो योग टीचर हैं, योग एक्सपर्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे मानव शरीर विज्ञान में चैप्टर 11 ब्रेन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग जो है बीएचबी में ही आगे चर्चा कर रहे हैं और वो है, हम लोगों ने एक चैप्टर पिछली बार क्या था, आर्थराइटिस, और आर्थराइटिस के बाद हम लोग जो एक छोटा सा चैप्टर क्या 2 पेज हैं, उस पर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे नीतू जैन मैडम के साथ। हम लोग को एक सूचना देनी है। ये हम लोग प्लान कर रहे हैं कि शनिवार को, जो शनिवार और इतवार है, उसमें हम लोग जो हमारी नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं, स्पेशल क्लासेस, उनके अलावा हम सवेरे यानी दिन में 2 क्लासेस चला लें। उनका आशा ये है कि वो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 के कुछ 1 साल का और हम लोग चाह रहे हैं कि वो कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस कराए थे मल्टीपल चॉइस, लेकिन उसको भी मिला करा दें। जो लोग इच्छुक होंगे वो लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कि 1 वर्ष का हम लोग और मल्टीपल चॉइस करा दें, ताकि आपको और रिफ्रेश हो जाए। एग्जाम जो है उसके बाद फिर समय रहेगा नहीं। 13 14 को है एग्जाम है, तो हम लोग ये 2 एक्स्ट्रा क्लास और लगा करके और इसको कोशिश करेंगे कि इसको पूरा करें, क्योंकि हमारा 8 तारीख को ये समाप्त होने वाला है। जो ये वाला है सेमेस्टर 4 और स्पेशल क्लासेस, ये हमारे समाप्त होने वाले हैं 8 तारीख को। तो 5 आज आज 4 है कि 5? 4 है, आज 5 है, आज 4 है। 4 5 6 7 8, बस इतने दिन का समय बचा हुआ है और हम लोग 8 तारीख तक इसको समाप्त कर देंगे। कुछ चैप्टर जो है सेमेस्टर 4 के रह गए हैं, डायग्नोसिस वगैरह को, जो हमारा यौगिक एक्यूपंक्चर है उस पर, और यही ब्रेन वाले 1-2 चैप्टर बाकी हैं, यही वाले चैप्टर बाकी है जिस पर हम लोग थोड़ा सा हम लोग धीरे इसलिए चल रहे हैं कि ताकि ब्रेन थोड़ा सा कठिन है और सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा धीरे धीरे आपको चल रहे हैं, मतलब तेजी से नहीं चल रहे हैं। तो ये इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सेमेस्टर 1 2 3 4 जितने भी संभव हो उसका हम लोग एक वर्ष के हम लोग क्लासेस और कर लें। तो ठीक, बस यही सूचना देनी थी। वो 10:30 से 12:30 का समय रहेगा, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। तो नीतू जैन जी का स्वागत है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत है। तो आज हम जैसा कि सर ने बताया कि हम आर्थराइटिस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आर्थराइटिस और इपिलॉग एक चैप्टर है, उस पर चर्चा करेंगे। तो एक सेकंड जरा मैं उसको देखूं, शेयर नहीं हो पा रहा। शेयर करो। जी सर, आ गया।
तो अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द यानी कि अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस पे हम चर्चा करते हैं। अर्थराइटिस का मतलब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है। ऑर्थो, ऑर्थो मीन्स जॉइंट, और आइटिस, आइटिस हम सब जानते हैं इन्फ्लामेशन। तो इसका मतलब है कि जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जोड़ों के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है। सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती है बीमारी, और जो हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं या हम लोगों के पास भी जब भी कोई भी आते हैं, तो जोड़ों के दर्द से जो के पेशेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा आते हैं। स्वेलिंग, पेनफुल, पूरा पेन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, फीवर भी आ जाता है। इस तरह से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। शरीर के हमारे सारे जो जॉइंट्स होते हैं, छोटे बड़े, एक से पैटर्न पे होते हैं। इसकी बनावट में दो या दो से अधिक अस्थियां अपने सिरे से मिलती हैं। मेल सरफेस में जोड़ में एक अस्थि की संधि सतह जो आर्टिकुलर सरफेस होती है, वो दूसरी तुलना में बड़ी होती है और कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स यानी बाहर से वो राउंड होती है, राउंड की शेप ली हुई होती है। और फीमेल भी जोड़ में एक अस्थि की संधि सतह अन्य की तुलना में थोड़ी छोटी होती है और कॉन्केव होती है, यानी कि बाहर से वो हॉलो होती है, थोड़ा सा डिप्रेशन होता है। इसकी जो टर्म्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम बुक में आते हैं। जॉइंट्स हमारे कई तरह के होते हैं, हम जानते हैं बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। तो एक तो सबसे पहले हम देखेंगे साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट होता है, साइनोवियल होता है, कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, आर्टिकुलर जॉइंट होता है। इस तरह से बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं साइनोवियल जॉइंट क्या होता है। अगर दो जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, कोई फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो उसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। कि जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नी जॉइंट। जैसे कि नी जॉइंट है, अब दो दो हड्डियां हैं, दो हड्डियों जब जुड़ रही हैं, तो अब उसके बीच में अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो दोनों दोनों हड्डियां टकराएंगी एक दूसरे से और फ्रिक्शन होगा। तो वो फ्रिक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि हम हर काम, हम कभी सोचते भी नहीं है कि हम हर हमारे हिस्से को आराम से हिला रहे हैं। तो किस लिए हिला पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो दोनों हड्डियां टकरा नहीं रही हैं, तभी हम हिला पा रहे हैं। अगर टकराएंगी वो हड्डियां, तो उसमें कहीं ना कहीं डिजनरेशन होगा, हड्डियां हमारी उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसका डिजनरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए साइनोवियल फ्लूइड होता है नी जॉइंट में, कई जगह भरा हुआ होता है, तो वो फ्लूइड उनको हड्डियों को आपस में फ्रिक्शन होने से बचाता है। तो ये साइनोवियल जॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, जब दो जॉइंट के बीच में फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, तो उसे हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्कल जॉइंट। स्कल जॉइंट में हमारे फाइब्रस टिश्यूज जॉइंट फाइब्रस भरे हुए होते हैं, तो उसके कारण हड्डियां एक दूसरे से थोड़ा सा वो कंफर्टेबली सेट रहती हैं। तो इसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारा कार्टिलेजियस जॉइंट। अगर कार्टिलेज, दो जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो उसे हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पाइन। स्पाइन के जो हमारे मनके होते हैं, वर्टिब्राइज होते हैं, उनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो हम कार्टिलेजियस जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर, जब दो बोन्स हमारी होती हैं, वो एक कार्टिलेज से कवर होती हैं। मतलब अगर बोन्स हैं, तो बोन्स में वो बंधी हुई होती हैं, किसी कार्टिलेज से बंधी हुई होती है, कवर्ड होती हैं। जैसे कि वो बंधी हुई होती हैं, फिर उसके बीच में हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है, और फिर वापस से जो दूसरी होती है उसमें भी आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, और दोनों तरफ भी कार्टिलेज, उसका कार्टिलेज भरा होता है। तो आर्टिकुलर जो होता है, इसे आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। जो कि हमारे पेशेंट को जैसे कि विच इज इम्पोर्टेंट फॉर पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस इन नी। नी में जैसे होती है, तो वो जरूरी होता है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारा। साइनोवियल फ्लूइड और आर्टिकुलर कार्टिलेज दोनों हमारी बोन 1 और बोन 2 के को फ्रिक्शन से बचाने में हेल्प करते हैं। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, जॉइंट्स को कुशनिंग देता है, एक कुशन देता है, तो उसको जैसे हम तकिया लगाते हैं उस तरह से उसको आधार देता है। तो फिर अगर किसी पर्टिकुलर जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ गई है, गर्म है, अगर छूने से गर्म लग रहा है, वार्म लग रहा है, तो जॉइंट में और जॉइंट के चारों तरफ बहुत सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। एक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके कारण वो जो जॉइंट के चारों तरफ जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, उसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और वो गर्म हो जाता है। पेशेंट हाथ नहीं लगाने देता है, टच करने से मना करता है कि नहीं मुझे छूना नहीं है। और अगर छूने देता भी है, तो फिर वो मूव नहीं कर पाता है। बहुत प्रॉब्लम होती है अर्थराइटिस में। मूवमेंट के आधार पर हम जॉइंट्स कई तरह के होते हैं, जैसे हमारी बुक में भी लिखा हुआ है। यूनिएक्सियल होता है,
बाई एक्सेल होता है, मल्टी एक्सेल होता है। यूनिएक्सल जो जॉइंट होता है उसका उसमें जो जोड़ मतलब एक एक्सिस सिंगल एक्सिस में होता है, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा एल्बो, कि एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये हमारी जैसे एल्बो है वो सिर्फ हमारी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, हम उसको दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। वाई एक्सेल जो होता है वो हमारे दो डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रिस्ट जॉइंट। जैसे रिस्ट को हम घुमाते हैं तो आगे पीछे इस तरह से मूव कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी एक्सेल, जो हमारा कई डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे कि शोल्डर है, शोल्डर को हम हिलाते हैं तो चारों तरफ हमारा मूव कर सकता है। हिप जॉइंट होता है, नेक जॉइंट होता है, ये हमारे बहुत सारे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो इसे हम मल्टी एक्सेल जॉइंट कहते हैं। फिर इसके बाद में है किसी भी जोड़ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम रस्सियों की बनावट पर निर्भर करता है। प्रत्येक गति की प्रतिगति कंट्रोल मूवमेंट होता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन तथा सर्कुमडेशन। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि टर्म्स क्या हैं। वैसे तो हमने बीएचवी में अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा सा एक एक लाइन में हम इसको समझ लेते हैं। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या होता है? अगर पेशेंट आर्म को आगे या लेग को हमारा पीछे मतलब एक बॉडी के पास नहीं ले जा पाए, अगर पास ले जाने को कहते हैं फ्लेक्शन। अगर किसी को पास लाना उसको कहते हैं फ्लेक्शन। तो अगर पेशेंट जैसे आर्म है, आर्म को हम हमारी बॉडी के पास ला रहे हैं तो उसे फ्लेक्शन कहेंगे। तो उसको बेंडिंग, इसको बेंडिंग भी कहते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं हम आसानी से कि एंगल को रिड्यूस करना। जैसे हमारा आर्म खुली हुई है, इसे हम बंद कर रहे हैं तो हमारा यहाँ का जो एंगल है वो कम हो रहा है, तो उसे हम फ्लेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी फैलाना। तो फैलाना मतलब हमारे हाथ को या पैर को जो घुटना हम मोड़ते हैं उसको बाहर की तरफ ले जाना। तो ये जो हमारा एंगल हो रहा है बढ़ रहा है, तो एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना एंगल को, उसे बोलेंगे एक्सटेंशन। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में नेक को आगे झुकाना, एक्सटेंशन में नेक को पीछे झुकाना। इस ये भी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के एग्जांपल हैं। एबडक्शन, एबडक्शन यानी कि अवे फ्रॉम बॉडी, यानी कि हम हमारे जैसे हमारा हाथ है, हमारे हाथ को बॉडी से दूर ले जाना। ये हम बॉडी से दूर ले जाना, इसको बोलते हैं मिड लाइन से, जो हमारी मिड लाइन होती है उससे दूर ले जाने को एबडक्शन कहते हैं। और एक होता है एडक्शन। एडक्शन यानी ऐड करना। इसको इस तरह से थोड़ा सा याद करने के लिए समझ सकते हैं। एडक्शन यानी ऐड करना, यानी कि बॉडी के पास लाना और पास। जैसे हमारा हाथ है मिड लाइन के पास लाना, उसको हम हमारे मिड लाइन के पास लाएंगे तो उसको एडक्शन कहेंगे। तो एबडक्शन और एडक्शन, यानी कि एबडक्शन दूर ले जाना, एडक्शन हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास लाना। एक है सर्कुमस्ट्रक्शन, ये है रोटेशन ऑफ, जैसे रोटेशन करना मतलब हमारी बॉडी को, जैसे हमारा सर है तो हम सर को चारों तरफ घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, तो उसको सर्कुमस्ट्रक्शन बोलेंगे। लेटरल रोटेशन, इसको है जैसे रोटेटिंग द लेग आउटवर्ड द बॉडी। अगर हमारे लेग को हम बॉडी के बाहर की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो उसको लेटरल रोटेशन बोलेंगे। मीडियल रोटेशन उसको बोलेंगे रोटेटिंग द लेग टू सेंटर लाइन ऑफ बॉडी, उसको सेंटर लाइन पास की तरफ में हम उसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये मीडियल रोटेशन कहलाएगा। तो इस तरह से ये टर्म्स थी थोड़ी सी। अब हम थोड़ा सा अर्थराइटिस के बारे में जानेंगे। उपरोक्त ज्ञान का उपयोग जॉइंट की मूवमेंट लिमिटेशन का अनुमान करने हेतु आवश्यक है। जो जोड़ जितना अधिक गतिशील होगा उतनी अधिक उसे रक्त आपूर्ति होगी। मतलब अगर हम घुमाएंगे नहीं, हमारी बॉडी को स्टिफ कर लेंगे, स्टिफनेस आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है वहां पर। अतः जोड़ों के दर्द वाले रोगियों को वर्गीकृत करके ही रोग निदान करना चाहिए। अलग अलग तरह के जोड़ों के दर्द होते हैं। सर्वप्रथम अर्थराइटिस एंड स्टिफनेस ऑन जॉइंट्स के मध्य पहचान कर लेनी चाहिए। स्टिफनेस और जॉइंट्स मतलब स्टिफनेस कैसी होती है, ये अर्थात संधियों पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाना। डिग्री डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि मतलब हमारे जो जॉइंट्स हैं वो आसानी से मूव नहीं कर पाना, स्टिफनेस आ जाती है। तो घुमाने में, उसको रोटेट करने में या हिलाने में, पास लाने में, फ्लेक्शन एडक्शन ये सब करने में पेन होने लगता है। रोगी संधि पर गति करता है लेकिन सामान्य से कम होती है, उसकी गति आसानी से नहीं हो पाती है। अधिकतर यह दशा साइनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ने के कारण होती है। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है तो इतनी आसानी से मूवमेंट नहीं होता है। साइनोवियल तरल में या तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, या फिर अत्यधिक ठंड में, बहुत ज्यादा ठंड होती है तो तरल के तत्व जमने की स्थिति में आ जाते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसको गाढ़ा हो जाता है, तो वो मूवमेंट नहीं हो पाता है। इसके अलावा ओल्ड एज की भी प्रॉब्लम होती है। थायराइड डेफिशिएंसी की दशाओं में भी साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा कम रह जाती है। अत्यधिक ज्वर के कारण जब तरल में जल की मात्रा कम हो जाती है, हम जानते हैं जल की मात्रा कम होगी तो नेचुरल है कि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा उसका,
तो भी रोगी की संधियों में स्टिफनेस आ जाएगी। ऐसे रोग जिसमें अस्थि पेशियों में संग्रह रोग ग्लाइकोजन हो तो पेशी संकुचन डिग्री ऑफ फ्रीडम उत्पन्न नहीं कर पाती है। अर्थराइटिस का रोग, इसलिए अलग अलग तरह के रोग होते हैं, तो हम सबसे पहले अर्थराइटिस का देखते हैं। तो अर्थराइटिस हमने जाना कि आर्थो मीन्स ज्वाइंट और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। कॉमन सिम्टम होते हैं इसके स्टिफनेस, पेन, अनेबल टू मूव, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर सिर्फ सिम्टम है, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट का सिम्टम है, इसके इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अर्थराइटिस है, क्योंकि स्टिफनेस ऑफ जॉइंट तो दूसरी बीमारी के कारण भी स्टिफ हमारा जॉइंट का कोई ना कोई स्टिफ हो सकता है। कई बार बहुत ज्यादा थकान हो गई है या कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो गई है तो उसके कारण भी हमारे जॉइंट जो होते हैं वो स्टिफ हो सकते हैं। तो इसलिए अर्थराइटिस, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट का सिर्फ एक सिम्टम देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि अर्थराइटिस है। अब सबसे जो इसमें सबसे ज्यादा जो हम रोगी आते हैं तो वो गाउट के, गठिया के आते हैं। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इसके कारण सबसे ज्यादा इसमें हमारे रोगी आते हैं गाउट के। गाउट एक तरह का अर्थराइटिस है जहां पर हाई यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसमें। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड एक हमारा प्यूरिन प्रोटीन होता है, उसके टूटने से बनता है। तो यूरिक एसिड हमारा नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है, तो उसमें नाइट्रोजन उत्पन्न होती है। तो जब किडनी यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती, किडनी हमारी किडनी एफिशिएंट कम हो गई है, किडनी में हमारी इतनी एफिशिएंसी नहीं रही है कि यूरिक एसिड को बाहर निकाल पाए, तो क्या होता है कि हमारा ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाता है। हमारा ब्लड का पीएच, हमें हमें हम जानते हैं कि ब्लड का पीएच हमारा 7 से ज्यादा होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए। अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है बॉडी में तो ब्लड का पीएच हमारा डिक्रीज हो गया, कम हो गया, यानी कि बॉडी एसिडिक हो गई है और बॉडी का होमोस्टेसिस बिगड़ जाएगा। तो फिर पूरी प्यूरिन जो है, प्यूरिन बेस हम जब कभी फूड ज्यादा लेते हैं, मतलब प्रोटीन वगैरह ज्यादा लेते हैं, प्यूरिन नॉन वेज जो ज्यादा खाते हैं, तो उनको यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो बॉडी यूरिक एसिड को ऐसे एक यूरिक एसिड जो होता है ना, वो एक नीडल जैसे सुइयां चुभती हैं इस तरह से, नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है वो, और वो वहां पर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। और ये क्रिस्टल इन्फ्लामेशन, पेन और रेडनेस के रूप में दिखते हैं। और सबसे जो कॉमन इसका सिम्टम है, जो जहाँ सबसे पहले ये दिखता है, वो हमारा राइट बिग टो में दिखता है। राइट बिग टो में क्यों दिखता है, हम ये भी एक समझ लेते हैं कि राइट बिग टो में ही ये सिम्टम सबसे पहले क्यों आता है। क्योंकि राइट बिग टो हमारा एक्सट्रीम पार्ट है जहां पर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है। लेफ्ट साइड हमारा हम जानते हैं हार्ट होता है, तो हमारे हार्ट हमारा सर्कुलेट जो ब्लड करता है तो लेफ्ट साइड ज्यादा आसानी से कर पाता है, लेकिन डायगोनल हमारा राइट साइड होता है, तो राइट साइड में इतनी आसानी से जितना लेफ्ट के कंपैरिजन में हमारा ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो वहां पर जो यूरिक एसिड अगर इकट्ठा हो रहा है प्यूरिन ट्यूबने से, तो यूरिक एसिड हमारा सबसे पहले राइट बिग टो में इकट्ठा हो जाता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल वहां जम जाते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड सीधे सर्कुलेट होते हैं राइट साइड के कंपैरिजन में। इन यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपोजिशन को हम टॉफी बोलते हैं। तो ये इसके कारण कई होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा वेट होता है, लेडीज में या जेंट्स में किसी में भी हो सकता है, तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा यूरिक एसिड होगा। डाइट, फूड बहुत, डाइट का इफेक्ट करता है कि फूड आप कैसा ले रहे हो। अगर नॉनवेज फूड ले रहे हो या प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा ले रहे हो तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। मेडिकेशन, अगर कोई हाई बीपी की गोलियां ले रहा है तो मेडिसिन ले रहा है तो उसके कारण भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। हेरिडिटरी भी हो सकता है, अगर किसी के पास्ट में ऐसा स्ट्रक्चर है, किसी के पेरेंट्स को, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स को ये है, तो भी इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एज, एज 40 से 45 एज में ये दिखने लग जाता है। और ये हम जानते हैं कि मेल से ज्यादा, फीमेल से ज्यादा ये मेल में सबसे पहले पता चलता है। मेल में भी, फीमेल में भी होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी मेल में ज्यादा होती है। और ये वैक्सीनेशन भी इसका एक रीजन है। आफ्टर कोविड ये इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ गई हैं, तो इस तरह से वैक्सीनेशन भी इसका एक प्रॉब्लम है, होती है। तो ये हमने देख लिया। और इसका परीक्षण अगर हम करवाएंगे तो परीक्षण जैसे होता है, तो इसमें जब यूरिक एसिड रक्त में प्लाज्मा यूरिक एसिड का मान सामान्य से अधिक हो जाता है, इसमें ईएसआर बढ़ जाता है। हम अगर टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करवाने पर न्यूट्रोफिल मिलता है। न्यूट्रोफिल मतलब हाई डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का ही रूप है ये, तो डब्ल्यूबीसी भी इसमें ज्यादा न्यूट्रोफिल बढ़े हुए मिलते हैं। सही इलाज मिलने पर इन तीनों पैथोलॉजिकल मान में कमी आने प्रारंभ हो जाती है। लंबे समय से चले आ रहे इस रोगी में एक्सरे अस्थियों में क्रिस्टल लाइक या पंच्ड आउट अपीयरेंस मिलते हैं। इन क्रॉनिक रोगियों में आर्टिकुलर
पेरी आर्टिकुलर ऊतकों में कान की कार्टिलेज एंड किडनी में यूरेट क्रिस्टल के दाने मिलते हैं। तो इसमें हम सर ने बताया था हमें यूरिक एसिड का एक ट्रीटमेंट कि फिंगर नंबर 3 पे आयुर्वेद में थर्ड स्पाइरल 1/4 टोन 2/3 सेडेड। और एक हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है इसका डॉक्टर वॉल का, कि पीएन टू हम जानते हैं राइट में होता है, तो पीएन टू या फिर एसपी2, तो ये हम लंबे समय तक अगर लगाते हैं तो इससे भी हमें आराम मिलता है। नेक्स्ट है हमारा रूमेटिक। रूमेटिक और रूमेटाइड दोनों में फर्क है, तो इसमें सबसे पहले हम रूमेटिक अर्थराइटिस पढ़ेंगे। रूमेटिक अर्थराइटिस इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक। रूमेटिक अर्थराइटिस ये एक अर्थराइटिस है जहाँ पे जो थ्रोट से स्टार्ट होता है, गले से स्टार्ट होता है। रूमेटिक अर्थराइटिस हमारा गले से स्टार्ट होता है। ये आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बार बार अगर थ्रोट में इन्फेक्शन होना, और ये कोई एक बैक्टीरिया होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय ये हमारे हेल्थी सेल्स को ही खाने लगता है, तो और उससे फीवर आने लगता है। 10-15 सालों बाद में ये हमारा हार्ट का जो वॉल्व होता है उस पे इफेक्ट पड़ने लगता है, हार्ट के रिदम में चेंज दिखने लग जाता है। इसमें सबसे पहले बार बार गले में इन्फेक्शन होता है। गले में अगर बार बार इन्फेक्शन होता है तो रूमेटिक अर्थराइटिस का सिम्टम हो सकता है कुछ सालों बाद में। रूमेटिक हार्ट डिजीज भी हो सकती है इसमें। रूमेटिक अर्थराइटिस सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स होते हैं रेड और हॉट स्वॉलन जॉइंट्स होते हैं, पेन इन वन जॉइंट माइग्रेट टू अनदर। ये इंपॉर्टेंट होता है, एक जॉइंट में पेन होता है लेकिन वो कुछ टाइम बाद दूसरे जॉइंट में माइग्रेट हो जाता है। तो जो पहले वाले में होता है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लगता है, उसका पेन कम होता है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, और दूसरे जॉइंट में इसका पेन चले जाता है। नी में, एंकल में, एल्बो में, रिस्ट में, और इसमें बड़े जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, छोटे जॉइंट्स अफेक्टेड नहीं होते, बड़े जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। ये सारे हमारे बड़े जॉइंट्स हैं। और हार्ट के वॉल वॉल स्टेनोसिस हो जाता है। स्टेनोसिस यानी कि नैरो हो जाता है हमारा हार्ट का वॉल। तो ये मिट्रल वॉल और बाइकस्पिड वॉल इसमें ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। ये हमारा अफेक्टेड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट रीजनरेशन, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। हार्ट मसल में भी अफेक्टेड, हार्ट मसल्स में भी हमारे ये अफेक्टेड हो सकता है। इसमें हम अगर टेस्ट कराते हैं तो डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए मिलते हैं, सीआरपी बढ़ा हुआ मिलता है, न्यूट्रोफिल बढ़े हुए मिलते हैं, ईएसआर बढ़ा हुआ मिलता है, और आरबीसी भी बढ़ा हुआ इसमें मिलता है। तो ये हमारे इसमें हम बुक में देखेंगे तो सेम हमको यही चीजें मिलेंगी कि रोग मोटी महिलाओं में मेंसेस के, ये तो ऑस्टियो है सॉरी, रोमेटिक। रोमेटिक में 5 से 15, छोटे बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा होता है, 5 से 15 में होता है। रोगी को सर्वप्रथम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि गले में इन्फेक्शन होता है, तो ये एक हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोसाई, इसका इन्फेक्शन होता है। और फिर एक दिन अचानक से तेज ज्वर आता है, और ऑटम स्प्रिंग रोग में ये इस प्रारंभ होता है। ऑटम ऑटम ये स्प्रिंग सीजन में ये प्रारंभ होता है। रोगी के रोग के साथ रोगी अपनी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाता है, उसे कुछ ना कुछ शिकायत बनी ही रहती है। सावधानियों के साथ लंबी उसको हमेशा प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, लेकिन ये कैद की सीमाओं में कैद हो जाती है। ये हेरिडिटरी नहीं होता है, और इसमें न ही रोगी में रोग होने पर किसी जीवाणु की उपस्थिति मिलती है। इसके सिम्टम्स हमने देखे कि बड़े वाले जॉइंट्स में होते हैं, मल्टी एक्सल जॉइंट्स में होते हैं, तीव्र पेन होता है, 24 घंटे में स्वेलिंग हो जाती है और गतिहीन हो जाता है। वो जोड़ पर हरकत आने पर अगर उसको हिलाएंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा। संधि के चारों तरफ वहां पे एक रेडनेस आ जाती है, और उसको छूने देता है लेकिन उसको मूवमेंट नहीं करने देता है वो। और उसके बाद में अगली संधियों को एक में आया, फिर वो चेंज हो गया, आगे भी बढ़ गया। पिछली दर्द युक्त संधि बिल्कुल ठीक नहीं होती लेकिन पेन कम हो जाता है। डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए मिलेंगे, न्यूट्रोफिल बढ़े हुए मिलेंगे, ईएसआर बढ़े हुए मिलेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन मिलेगा इसमें, और कार्डिक वाल्वुलर डिसीज भी इसमें मिल सकती है, क्योंकि अभी आपने देखा कि हार्ट की डिसीज इसमें मिल सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ये मेजर जॉइंट्स में स्टार्ट होता है। ऑस्टियो मींस बोन्स, तो बोन्स मोस्ट कॉमन इसमें रीजंस होते हैं डीजनरेशन। इसका सबसे बड़ा ऑस्टियोआर्थराइटिस का रीजन है डीजनरेशन। वियर एंड टियर, कहीं कट फट लग जाते हैं। एज रिलेटेड 40 के प्लस जो होते हैं उसको ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। ओवरवेट अगर होते हैं, बहुत ज्यादा वेट होगा, उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। इसके सिम्टम्स होते हैं कैल्शियम लेवल कम होना है, कैल्शियम लेवल अगर किसी का कम है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सरे रिपोर्ट में हम इसको पता कर सकते हैं। अगर बोथ एरिया, दोनों एरिया, उसमें दोनों एरिया अफेक्टेड होते हैं, टचिंग एक दूसरे को, इट मींस नी में गैप कम हो जाएगा।
नी में कितने गैप कम हो जाता है तो नी हिप मेजर जॉइंट्स इसमें अफेक्टेड होते हैं। इसमें मोटी महिलाओं में मेनोपॉज के बाद में ये होता है, बहुत धीमी गति से बहुत टाइम लगता है इसको बढ़ने में, किसी भी जलवायु में ये हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट सर ने लिखवाया था हमें UB11, K3, UB23, UB47 और डॉक्टर वॉल का है JD1 और JD1B। ये इसमें टोन करने से ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें आराम मिलता है। इस रोग के साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी सामान्य है, किंतु फ्रैक्चर का डर हमेशा रहता है क्योंकि बोन्स कमजोर हो जाती हैं। यह रोग एक सा खान पान मतलब अगर सेम खाना पीना सब खा रहे हैं तो परिवार मैम में प्लीज प्रोटोकॉल एक बार बोलिए, जी जी जब UB11, रिपीट कर। UB11, K3, UB23, UB47 और डॉक्टर वॉल के हैं JD1 और JD1B। ये हमें टोन करना होगा इसमें। ठीक है मैम, आपने लिख लिया? थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। इसके सिम्टम्स हमने देखा कि अगर मॉर्निंग में उठेंगे तो स्टिफनेस ज्यादा होती है, सूर्य चढ़ने के साथ साथ वो डिग्री ऑफ फ्रीडम और फिर धीरे 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 जैसे रात को बहुत ज्यादा होती है, सुबह हम उठेंगे तो ज्यादा होगी, धीरे 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 वो ठीक होता जाता है और घुमाने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। दोनों ओर की संधियां होती हैं, जैसे पैर में अगर एक एक तरफ है तो दोनों तरफ ये रोग उत्पन्न हो जाता है। मल्टी एक्सेल जॉइंट पर अधिक प्रारंभ होती है। ESR मान इसमें सामान्य मिलेगा, कैल्शियम इसमें कम मिलेगा। एक्सरे हम करा सकते हैं, एक्सरे में पता चल जाएगा। रोगग्रस्त स्थिति में साइनोवियल स्पेस कम और संधि के आसपास के टिश्यूज में स्क्लेरोसिस, आर्टिकुलर सरफेस की कार्टिलेज में पैची डिजनरेशन, स्थान स्थान पर बटन होल जैसा स्प्लिटिंग और आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ वेट बियरिंग पॉइंट, संधि के किनारों पर बोनी आउटग्रोथ, यानी कि इसमें डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। संधि के ऊतकों में आई परिवर्तन इरिवर्सिबल होते हैं। बिना इलाज संधि के आर्टिकुलर कार्टिलेज में डिजनरेशन चेंजेस होने के कारण कार्टिलेज गायब होने लगते हैं और कार्टिलेज गायब होने लगेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है आज का टॉपिक हमें हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो इसमें यह है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब डिसऑर्डर है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी को हार्म करने लग जाए तो वो ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर कहलाता है। इसको AID शॉर्ट में कहते हैं। तो इसमें हम जो बेस्ट ट्रीटमेंट हम देखते हैं तो उसमें हमारा EAV, डॉक्टर वॉल का AD मेरिडियन, क्योंकि डॉक्टर वॉल का AD मेरिडियन जो है वो AID ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट हमको डॉक्टर वॉल के AD मेरिडियन में मिल सकता है। इट पासेस इन फैमिली मेंबर्स, तो ये फैमिली मेंबर्स में भी पास हो सकता है, यानी कि हेरिडिटरी हो सकता है। जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। स्मॉल जॉइंट्स में स्टार्ट होता है ये और फिर बड़े जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स मेजर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, यानी कि ये वाला जो रोग है धीरे धीरे हमारे दूसरे ऑर्गन्स में भी जाने लगता है। मतलब पहले तो हमारी हड्डियों में होगा, बोन्स में होगा, छोटे जॉइंट्स में होगा, फिर बड़े जॉइंट्स में होने लगेगा और धीरे धीरे ये हमारे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करने लगता है अगर हम ट्रीटमेंट सही तरह से ना लें तो इसमें हार्ट हार्ट हमारा हार्डनिंग और ब्लॉकिंग हो जाएगा, आर्टरीज उसकी ब्लॉक होने लग सकती है। तो इसे हम AD मेरिडियन से ट्रीट करेंगे जैसा कि हमने देखा। लंग्स में स्कारिंग ऑफ लंग्स हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस ऊपर नीचे हो सकती है, आईज हमारी ड्राई हो सकती है, माउथ ड्राई माउथ हो सकता है। और इसमें एक और सिम्टम होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कार्पल टनल सिंड्रोम ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के एक तरह का अर्थराइटिस ऐसा होता है जो हमारी एक नर्व को कंप्रेस करता है, जो कि हमारी रिस्ट से जाती है। रिस्ट से हमारी एक नर्व जाती है तो उस नर्व को ये कहीं ना कहीं कंप्रेस करता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब हमारी रिस्ट में इन्फ्लामेशन आ जाती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन आती है, तो जब रिस्ट में इन्फ्लामेशन आ जाती है तो नर्व भी कंप्रेस होने लगती है और वो हमारा उसका कार्पल टनल सिंड्रोम का सिम्टम उसमें आने लगता है। तो सिम्टम्स में स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड पहले होते हैं, फिर ये बड़े जॉइंट्स में जाने लगता है। अगर लेफ्ट साइड अफेक्टेड होता है तो राइट साइड भी अफेक्टेड होने का चांसेस रहते हैं। इसमें टेस्ट हम टेस्ट कराएंगे तो RA बढ़ा हुआ मिलेगा, WBC बढ़ा हुआ मिलेगा, ESR बढ़ा हुआ मिलेगा, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो इसमें कम मिलेगा, CRP नॉर्मल आएगा और मॉर्निंग सिकनेस रहती है। इसे हम बुक से देख लेते हैं। रूमेटाइड रोग ऊतकों का रोग है
यह रोग संधि के अलावा अन्य अंगों को भी ग्रसित करता है। स्मॉल जॉइंट्स में स्टार्ट होता है। इस रोग में संधियां रोगी को 40 वर्ष की उम्र में दर्द करने लगती हैं। यह रोग से पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक ग्रसित होती हैं। जैसे कि हमने देखा था पहले वाले में देखा था गठिया गाउट गाउट में अधिकतर ज्यादा पुरुष अफेक्टेड होते हैं, लेकिन रूमेटाइड अर्थराइटिस में महिलाएं ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। यह रोग धीमी गति से संधियों को ग्रस्त करता है। प्रारंभ में ये यूनिएक्सल होता है और बाद में ये बढ़ता जाता है। इस रोग के साथ रोगी की जिंदगी 2 से 5 वर्षों से अधिक नहीं होती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 2 से 5 वर्षों की ही जिंदगी है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट लेते हैं और प्रिकॉशन पूरी जिंदगी रखते हैं, तो हम लंबी जिंदगी जी सकते हैं। यह रोग अधिकतर टेम्परेट मतलब जलवायु में, टेम्परेट जलवायु यानी शीतोष्ण व उष्ण, शीत और उष्ण बीच का जो होता है टेम्परेचर, वहां उसमें रहने वाले व्यक्तियों में ज्यादा होता है, किंतु कोल्ड और डैम्प जलवायु वाले रोगी भी देखे जा सकते हैं। इस रोग का संबंध टॉन्सिल, दांत, पेरिजाइनल साइनस, प्रोस्टेट या सर्विक्स के रोगों से है। इन रोगियों में ये एक हार्मोन हार्मोन का नाम है, स्टेरॉइड हार्मोन का नाम है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की मात्रा अधिक पाई गई है। ये स्टेरॉइड हार्मोन है ये। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें सिम्टम्स और साइंस। इसमें फीवर बहुत ज्यादा होता है, टैकीकार्डिया हो जाता है। टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया जो हमने पढ़ा था, हाथ पांव की उंगलियों की संधियों में दर्द होता है, प्रातःकाल उठने पर ज्यादा होता है, और जो संधियां जहाँ पेन हो रहा है, जो रोग ग्रसित है वो फूली हुई होंगी, स्वेलिंग आएगी, लालिमा युक्त होती हैं और पेनफुल होती हैं। उसके बाद एक के बाद एक संधि इन्वॉल्व होती जाती है और फिर रोगग्रस्त होती जाती है। इसमें रक्त में हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल कम होंगे, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट अधिक हो जाएंगे। ईएसआर, रोगी के सीरम में ग्लोब्युलिन और फाइब्रोजन की मात्रा अधिक, एल्ब्यूमिन की मात्रा सामान्य से कम होगी। एक्सरे अगर हम कराते हैं तो साइनोवियल मेम्ब्रेन स्वॉलन होगी, सूजी हुई होगी, कंजेस्टेड होगी। संधि के अलोंग ऊतकों में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और माइक्रोफेजेस आच्छादित इनफिल्ट्रेट मिलते हैं। धीरे धीरे साइनोवियल मेम्ब्रेन मोटी पड़ने लगती है और संधि में साइनोवियल स्पेस घट जाती है। साइनोवियल स्पेस में ग्रेन्युलेशन टिश्यू ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। बहुत ज्यादा पेन होता है। फाइब्रस एडिशन के कारण ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रोगग्रस्त स्थितियों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि लवणों की मात्रा अस्थि में कम होने के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो रूमेटाइड का एक हमारी रेडाइट 22 में एक ट्रीटमेंट है। ये है लेवल 3 SP6। आप लिखें तो मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ। लेवल 3 SP6, HT36, गॉल ब्लैडर 34, गवर्निंग वेसल 4, UB23, UB47, LI4, LI11, TW5, गवर्निंग वेसल 14। ये लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ हमें टोन करना है। तो ये रूमेटाइड अर्थराइटिस का एक ट्रीटमेंट है। सर ये चार्ट लेने होंगे क्या? चार्ट में तो सेम चीजें हैं, इसको वापस लेना है इधर से? नीतू ये ऑस्टियो आर्थराइटिस का प्रोटोकॉल है ना, रूमेटाइड का नहीं, और ऑस्टियो रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो सुधा ये अर्थराइटिस 22 से लिया है मैंने, पेज नंबर ओके 109 पर रूमेटाइड का लिख रखा है उसमें। ओके, ठीक है, मैंने नोट किया था ना वो लास्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू। रूमेटाइड का है। हाँ सर ये चार्ट लेना है या आगे लूँ? आगे वाला चैप्टर नहीं लें? नहीं, आगे 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 जो हो गया, ये चार्ट तो वही है जो जी सर सेम है। जी समरी सर है। वो 1-2 पेज और उसके हैं, लास्ट वाले हैं तुम्हारे पास दिए जी सर हुए। जी सर जी सर वो निकाल ये लीजिए। सभी सडेट है ना? नहीं ये टोन है मैम, टोन है टोन है? मैम। जी जी टोन है। अब हम इस परीक्षण की बुक में ही हमारा इस पर आते हैं, पेज नंबर 133 पर। इपिलोग, इपिलोग यानी कि इसमें लिख रखा है डीजनरेशन। डीजनरेशन होना, जैसे कि अभी हमने देखा डीजनरेशन किस तरह से होता है। तो जो हमारे सेल, टिश्यू या अंग की उत्पादन, जनरेशन या प्रोडक्शन क्षमता सामान्य से घटना और घटी स्थिति से वापस सामान्य की ओर न लौट पाना डीजनरेशन। मतलब डीजनरेशन क्या होता है? जैसे हम बीमार पड़े, अब हम फीवर आया हमें, तो अब हमने मेडिसिन ली या हमने कोई भी उपचार किया और हम ठीक हुए, तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन, वो ठीक हो रहा है। लेकिन अगर कुछ स्थितियां ऐसी हो रही हैं कि हम ठीक ही नहीं हो पा रहे, रेगुलर हमारी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तो उसको हम डीजनरेशन बोलेंगे। तो ये डीजनरेशन इस तरह से कहलाता है। अभी कोशिका की संरचना में, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया है। कोशिका अपने जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है
उसमें किसी अनवांटेड एलिमेंट आ गया है, कोई अनवांटेड एलिमेंट आ गया है, वो एकत्र हो गया है, तो उससे डर के भविष्य की आशंका में अपना सामान्य उत्पादन नहीं कर पा रही है, उसका जो एक नॉर्मल उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो ये फिजियोलॉजिकली फंक्शन इज लेस देन 100%, मतलब उसका 100% जो देना चाहिए उससे कम हो गया उसका। ये जो अनवांटेड एलिमेंट आया है, ये ईएसएफ की मौजूदगी से ईएसएफ और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के मध्य सामान्य तत्वों के ट्रांसपोर्ट में बाधा डालते हैं। मतलब जो हमारा ईएसएफ और बाहर का और अंदर का जो हमारा इसमें एलिमेंट जाते रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो जल्दी ही अगले चरण में आईसीएफ में कोशिका में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर लेंगे, वो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये वाले ये हमारे जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, उसे हम इस तरह से वो डिजनरेशन स्टार्ट हो सकता है। तो डिजनरेशन से संबंध पहचाने जाने वाले तत्वों को 4 वर्गों में रखा गया है। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल। तो कार्बोहाइड्रेट में एमिलॉइड है और म्यूकॉइड है, ये हमारे इंटीरियर सर्कुलेट लिगामेंट को अफेक्ट करते हैं। प्रोटीन हमारा एल्ब्यूमिनॉइड है, हाइलोइन है और फाइब्रिनॉइड है, ये हमारे प्रोटीन है। इसमें फैट में हमारे फैटी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है और लाइपोइड डिजनरेशन होने लग जाता है। वाटर में हाइड्रोपिक डिजनरेशन, पानी भर जाता है। उपरोक्त सभी प्रकार के डिजनरेशन यूं तो शरीर के किसी भी ऑर्गन में या टिश्यू में हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा होते हैं वो हार्ट, लिवर, किडनी और गॉल ब्लैडर, उसमें ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। किसी विशेष तत्व की पहचान रोगी के तत्व संबंधी अंगों में अनियंत्रित रासायनिक क्रियाओं का द्योतक होता है। साधारणतया डिजनरेशन का ज्ञान रोगी में बायोप्सी परीक्षण, बायोप्सी अगर कराएंगे तो डिजनरेशन का पता चलता है। जिस अंग में डिजनरेशन स्टार्ट होता है वो नेचुरल है कि जहाँ पे डिजनरेशन स्टार्ट हो रहा है तो वो अपनी कैपेसिटी जितना उसको काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पाएगा, वो वाला ऑर्गन उसे कम काम करेगा और ऊर्जा भी कम उत्पन्न होगी। उपरोक्त समस्त प्रकार के डिजनरेशन में एल्ब्यूमिनस प्रकार सबसे कम नुकसानदायक होता है। एल्ब्यूमिनस एक प्रकार होता है, वो सबसे कम उसमें नुकसान होता है। यह डिजनरेशन कोशिका में स्ट्रक्चरल चेंज प्रारंभ होने का द्योतक है। इसका मतलब है स्ट्रक्चरल चेंज शुरू हो गया है, कब यह अनिश्चित है, यह नहीं बता सकते हैं। इस प्रकार के डिजनरेशन के साथ अधिकतर रोगियों में माइल्ड डिग्री का हाइड्रोपिक डिजनरेशन में मिलता है। हाइड्रोपिक डिजनरेशन होता है सेल के अंदर एक्सेस वाटर और फ्लूइड इकट्ठे हो जाने को बोलते हैं। जो एल्ब्यूमिन की हाइड्रोस्कोपिक मतलब नमी को अवशोषण करना, उसके गुण के कारण अपरिहार्य होता है। इस डिजनरेशन के साथ रोगी अपनी जिंदगी तो सामान्य रूप से जी सकता है, किंतु यदि उसका कंट्रोल नहीं हुआ बीमारी पर, अनियंत्रण हो गया, तो इसके अगले चरण में फैटी डिजनरेशन सेटअप हो जाता है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर देता है। फैटी डिजनरेशन के साथ रोग उद्भव के अगले चरण इनफिल्ट्रेशन एंड एट्रोफी के भी उत्पन्न हो जाते हैं, क्षय होना शुरू हो जाता है, जो कोशिका के मृत्यु के वारंट के समान होता है। निम्नलिखित रोगों में डिजनरेशन चरण आसानी से सेट होता पाया गया। अब इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ट्यूबर टीबी वाला बीमारी है, ऑस्टियोमाइलाइसिस ये बोन का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कहलाता है, मल्टीपल माइलोमेटोसिस ये कैंसर की बीमारी होती है, हॉजकिंस डिजीज ये एक लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करने वाला कैंसर होता है, रासायनिक विषीकरण यानी कि कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं, बैक्टीरियल और वायरल टॉक्सिन्स भी हो जाते हैं। मैक्सिडिमा ये एक सीवियर हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है। डायबिटीज मेलाइटस ये हम जानते हैं। क्रॉनिक हाइपरटेंशन, क्रॉनिक डिस्पनिया ये एक तरह का ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, डिस्पनिया। स्क्लेरोडर्मा ये एक हार्डनिंग और टाइटनिंग होती है, स्किन हमारी इसमें हार्ड और टाइट हो जाती है। इन सब रोगों में सामयिक टिश्यू बायोप्सी डिजनरेशन की मौजूदगी स्पष्ट कर देते हैं। बायोप्सी कराने से इनका डिजनरेशन हमें पता चल जाता है। इन्फ्लामेशन में हमें सर ने बताया था, इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन में एंटीजन आया, प्रोटीन आया, फिर नेक्स्ट फर्स्ट वाली स्टेज में सूजन आई, तो सूजन इसका मतलब दुश्मन सेल में आया तो डिजनरेशन स्टार्ट हो गया। फिर सूजन के बाद रेडनेस, 4 स्टेज सर ने बताई थी। नेक्स्ट है रेडनेस, सेल अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा है तो रेडनेस आ गई है। फिर जलन होने लगेगी, तो इसका मतलब इनफिल्ट्रेशन, अंदर सेल के अंदर घुस गया है, जो दुश्मन है वो सेल के अंदर घुस गया है, जलन होने लगेगी। फिर होगा पेन, सेल की साइज घटने लगेगी, तो एट्रोफी, क्षय होने लगेगा। एट्रोफी के बाद डिस्ट्रोफी हो सकती है और डिस्ट्रोफी के बाद नेक्रोसिस। तो ये इस तरह से डिजनरेशन हमारा होता है। तो ये हमने जाना। थैंक यू सो मच। बढ़िया। बहुत अच्छे से समझाया नीतू, बहुत ही अच्छे से।
थैंक यू सुधा। ओके, थैंक डॉक्टर वाल को आप लोग पढ़िएगा, जो एक्सरसाइज 3 है उसमें जो इसका बहुत बढ़िया पूरा सा डिटेल में दिया हुआ है। आप इसको सामान्य भाषा में अगर समझें तो ये पहला चरण क्या है, पहला कोई अटैक करेगा तो हमारे पास 2 सेंटर हैं, एक सेंटर है ECF और एक है ICF, मतलब वो बाहरी रहेगा, या तो बाहर सेल के बाहर होगा या सेल के अंदर रहेगा। अब वो सब चाह रहे हैं सेल में, अच्छा बताएं कोई सेल में क्यों जाना चाहते हैं? कोई भी जो हमारा जीवाणु है सेल में क्यों जाना चाहता है? ये भी देखिए, शरीर के 2 तरह के तत्व हैं, एक तो बाहर का अटैक करने वाला, और एक शरीर के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इनके दौरान उत्पन्न कोई चीज है जिसको बॉडी निकाल नहीं पा रही, इनको भी टॉक्सिन कहते हैं। यानी पानी खूब पीने लगे तो भी टॉक्सिन हो जाएगा, खाना खूब खाने लगे वो भी टॉक्सिन हो जाएगा, क्योंकि जो बनेंगे वेस्ट प्रोडक्ट अगर वो निकल नहीं पा रहे तो टॉक्सिन है। तो कहाँ मतलब कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु, कोई भी वायरस कहाँ जाना चाहता है? आप लोग बताइए जरा, कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा? सर जहाँ पर उसे खाना मिलेगा यस, वहीं जाएगा। खाना मिलेगा वहां जाएगा। खाना उसको क्या है? खाना कोई नहीं, हमको भी चाहिए एनर्जी, आपको भी चाहिए एनर्जी, सबको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी लेने के लिए दौड़ रहा है, वो भी दौड़ रहा है, हम भी दौड़ रहे हैं। हम भी खाना इसलिए खा रहे हैं कि एनर्जी मिल जाए, अगर एनर्जी न मिलती तो खाना ना खाते। तो यानी एनर्जी, हमको एनर्जी कहाँ बनता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दो तरह की चीज हुई। तो वो क्या करता है, उसको जाना है अल्टीमेटली न्यूक्लियस में या माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस में जाएगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस सबसे बड़ा घर का। अच्छा, पहले जमाने में डाकू लोग आते थे, याद करिए, कभी आपने देखा है फिल्मों, पुरानी वाली फिल्में जिसमें डाकू आए, डाकू सरदार आया, उसने मालिक जहां थे उसको अरेस्ट कर लिया, बस फिर काम उसका बन गया, फिर तो बारात चलती रही, सब कुछ होता रहा। उसके बाद वो जो है वो मालिक को लेके चला गया। कहाँ पे चला गया? वो अंदर पहुंचा, कहा कि सब सामान निकाल दो। तो वही स्थिति है कि अगर न्यूक्लियस पे कंट्रोल कर लेगा तो अल्टीमेटली वो सारा कंट्रोल वहीं से करने लगेगा। जैसे न्यूक्लियस ऑर्डर दे रहा वैसे वो ऑर्डर देने लगेगा। उसी तरह अगर माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया तो उसने तिजोरी पा लिया। तिजोरी मीन्स हमारा जो एनर्जी है उसका स्टोरेज, वही तो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। तो वहीं से वो भी बनाना शुरू, वो खाना शुरू कर देगा, वही एनर्जी लेना शुरू कर देगा। तो सबका उद्देश्य यही है। तो यही कारण है कि जब भी बाहर पहले वेट करते रहते हैं, कोई भी सेल के अंदर बाहर तरल में मौजूद हैं सारे, चाहे एमिलॉइड हो, चाहे जो भी जितना लिखा हुआ है सब, जल, इवन जल भी। अब ये अंदर अगर बाहर रहे तो बाहर दबाव बनाएंगे, तो बाहर दबाव बनाएंगे तो कोशिका अंदर है। आपके बाहर, घर के बाहर अगर 50 गुंडे आ जाएं तो क्या आप काम कर पाएंगे? आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो यही काम इनका है। बाहर जितना भी प्रेशर बनाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, उससे क्या होगा? कोशिका काम नहीं करने लगेगी। तो कोशिका जब काम नहीं करने लगेगी तो कोशिका डिजनरेशन शुरू करेगी। डिजनरेशन माने कोशिका अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही, डर रही है, नहीं कर पा रही काम, क्योंकि उसको कुछ बाहर सामान भेजना है, कुछ सामान लेना है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भेजना है, जो अधिक है उसको, जो आवश्यकता है उसको लेना है। लेकिन वो काम करने से बाहर बैठे हुए ये तो ले नहीं पा रहे। तो ये पहला डिजनरेशन शुरू हुआ। चलिए, अभी तब तक सहायता के लिए उसने बुलाया, 2-4 लोग सहायता के लिए आ गए और वो उन लोगों को भगा दिया, काम आपका बन गया, बढ़िया हो गया, तब तो ठीक हो गए। नहीं भाग पाए, अब तो अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, अंदर घुस जाएंगे। सब बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, जल हो, मिलाइड हो, ट्यूबुलाइड हो, कुछ भी, म्यूकोलाइड हो, कुछ भी, जितने भी आपके हैं वो सब अंदर घुस जाएंगे। अंदर घुस जाएंगे तो अभी तक तो बेचारी काम कर रही थी थोड़ा बहुत, अब और काम नहीं कर पाएगी। अब होगा एट्रोपी शुरू हो जाएगी, उसका आकार संकुचित होने लगेगा। दिस इज एट्रोपी। अभी तो रिजनरेशन संभावना है, एट्रोपी में भी अभी कुछ संभावना है। अभी अगर सहायता मिली तो ठीक है, तो ये लोग भाग जाएं तो वो फिर अपने
पास कर सकते, लेकिन अब इसके अगर तब भी ये और दुश्मन सारे बढ़ते रहे और सेल में अंदर घुस गए तो डिस्ट्रॉफी हो जाएगी। डिस्ट्रॉफी में अब वापसी आना मुश्किल। अब कोशिका लगभग 25% केवल रह गई है, 25% फंक्शन है उसका और 75% मर चुकी है। ये डिस्ट्रॉफी जब हो जाएगी तो अब डिस्ट्रॉफी के बाद वापसी मुश्किल है, क्योंकि अब जो है कोशिका बिल्कुल हाथ पैर छोड़ चुकी है। तो कभी कभी इन दशाओं में कभी कभी ये जो हमारे एक सेल में पांच हमारे पास सेल है, सेल के 5 बड़े बड़े ऑर्गन हैं, एक ऑर्गेनेल्स। एक ऑर्गेनेल्स का नाम है, बताइए आप लोग, जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। लाइसोसोम। तो लाइसोसोम है। कभी कभी लाइसोसोम क्या करता है, ये खुद ही अटैक कर लेता है। ये क्या करता है, आत्मघाती दस्ता बन करके सोचता है कि कोई काम हो नहीं सकता। अब वो तो ये खुद ही सोचता है कि मार दे, तो खुद ही पूरे सेल को नष्ट कर देता है। लेकिन मान लीजिए ये नहीं करता है, तो क्या होता है, सेल डिस्ट्रॉफी के बाद जब डिस्ट्रॉफी हो जाएगी तो अब नेक्रोसिस हो, सेल डेथ होने लगेगी, और सेल डेथ होगी फिर नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस माने अब सेल डेथ हो चुकी है, सड़ने लगी है, और जैसे सड़ने लगेगी तो जैसे हमारे यहाँ जो होता है वो सीखा हमने वहीं से है, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। अब क्या होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दफन कर देते हैं। नॉर्मली मोमडन्स में होता है ना, दफन कर देते हैं। तो वैसे ही संगमरमर हमारे का कैल्शियम है, तो वही तो है, कैल्शियम है। जितने ऑक्सीलेट सब है, इन सब में कैल्शियम में आकर के और कैल्शियम उसके ऊपर हो जाता है। फिर अब वो कोशिका नष्ट हो चुकी है और दफन हो गई है। क्लियर? ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस बिल्कुल उसी समझिए जैसे हम लोग समाज में करते हैं, जैसे हमारे समाज में वही काम हो रहा है। ऐसे तो होता है, कोई आपके घर के आगे आ गए तो काम करना बंद कर दिए, आप घर पे कब्जा कर ले तो आपको बाहर निकाल देता है। आप बाहर, वो घर दुश्मन अंदर, आप बाहर। होता है कि नहीं होता? कभी कभी कहते कब्जा कर लिया उसने, हमको भैया देने जा रहा है, वो सहायता के लिए दौड़ता है, तब तक वो तो अल्टीमेटली बाहर निकल गया। तो वही चीज सेल का है, सेल नष्ट होने लगती है। तो इसको ये प्रोसेस है उसका। ये हम लोगों को इसमें ये सेमेस्टर 3, ये किताब सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों के लिए है, याद है? ये सेमेस्टर 3 और 4 दोनों की किताब है। और इसके बाद सेमेस्टर ये इसका परीक्षा भाग 2 सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 में पढ़ाया जाता है। 5-6 में कुछ नहीं है ना? 5-6 में इसका कोर्स नहीं है। ये 7-8 में फिर वो पढ़ाया जाता है आपका शरीर विज्ञान में, पांचवा वो भाग 2। तो हम लोगों ने भाग 1 पूरा पढ़ लिया है। हम लोग अगर कोशिश करेंगे, हमारे पास समय अधिक रहा, तो हम लोग भाग 2 पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चर्चा किताब इतनी अच्छी है कि उससे पढ़ने से आपको बहुत आनंद, मतलब देखिए को बहुत चीजें बहुत क्लियर होंगी, आप इसको समझ पाएंगे क्या चीज है। क्वेश्चन भी आएंगे, देखिए उपयोगी भी इसलिए है कि जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, इसी से क्वेश्चन आएंगे। आप ये मान के चलिए कि इस किताब से सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 3 में 20% इसी से आएगा, इन्हीं किताबों से। यूरिन का कलर क्या है, ये हो गया तो यूरिन कलर क्या होगा, पीला है तो यूरिन क्या होगा, स्टूल का कलर ये है, सब आएंगे इसी में। तो इसलिए ये किताब 3 और 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 20%, और आप 7-8 में जब सेमेस्टर 2 के पढ़ेंगे तो उसमें आप 50% आएंगे, 50% इसी से केस आएंगे जो वॉल्यूम 2 होगी। ये इंपॉर्टेंस बता रही है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। और इसलिए एग्जामिनेशन, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको पढ़ाना बहुत आवश्यक समझा कि कुछ 1-8 चैप्टर भले रह जाए, लेकिन और हम लोगों ने काफी कुछ पूरा कर दिया है दोनों सेमेस्टर 3-4 दोनों के लिए। तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को हम लोग याद कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि वर्चुअली अगर हम इन सब चीजों में पारंगत हो जाएं तो हम समाज का अधिक कल्याण कर सकते हैं, अपना
कल्याण कर सकते हैं, अपने घर परिवार का कल्याण कर सकते हैं। और इसलिए जो उनका सोचा हुआ एक प्रण था, एक वचन था, उन्होंने जो भी अपने से लिया था कि वो ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसकी भावना हम लोग भी उसको पूरा कर सकते हैं और पूरा करने में सहयोग दे ही सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज मिलते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं। सर रिकॉर्डिंग अगर बंद कर देंगे तो कुछ पूछना है सर?